नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एके एचडी क्लासेस में। इस वीडियो में हम हिस्ट्री यानी कि बिल्कुल इतिहास से जुड़े हुए 60 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कवर करेंगे, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि लगभग प्रत्येक एग्जाम में जो प्रश्न बार-बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड होते हैं, उन प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। तो वीडियो जो है इंपॉर्टेंट होने वाली, इसलिए वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट ज़रूर देखें। सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि हर एग्जाम में ये प्रश्न बनते ज़रूर हैं। चाहे तो आप यहाँ पे टेस्ट भी दे सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आप इस टेस्ट में 60 प्रश्नों में जो है कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, तो इसे आप ज़रूर कमेंट करेंगे और साथ में आप भी अनुमान लगा पाएंगे कि हाँ, बिल्कुल किस प्रकार की हिस्ट्री जो है हमारी तैयार है। देखिए, पहले प्रश्न की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि मिट्टी के बर्तनों का पता प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में चला था। बर्तनों की बात हो रही है, वो भी मिट्टी की। तो इसका अगर हम पता लगाने की बात करेंगे तो इसका पता जो है नौपसड़ काल में जो है चलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सबसे पुराना ज्ञात कृषि क्षेत्र मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ पे है। तो सातवें प्रश्न से भी एक प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन तैयार हो रहा है कि सबसे पुराना अगर बात करें कृषि क्षेत्र कौन सा है, तो मेहरगढ़ है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और ये पूछा गया कि वर्तमान में कहाँ पर है, तो वर्तमान में ध्यान रखिएगा ये पाकिस्तान के जो है बलूचिस्तान में है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि हड़प्पा शहर की खोज 1921 में किसके द्वारा की गई थी। तो यहां भी दो चीजें आपके तैयार हो रहे हैं कि हड़प्पा शहर की खोज कब हुई, तो 1921 में आपको ध्यान होना चाहिए। और किसने किया था, तो बात करेंगे दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। फोर्थ नंबर है कि हड़प्पा शहर किस नदी के तट पर स्थित था। तो हड़प्पा अगर हम शहर की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा रावी नदी के किनारे ये बसा हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल, अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट जरूर देखें, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे जो एग्जाम में बार बार बनते हैं, उन सभी को कवर किया जा रहा है। 5 नंबर की बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी। तो यहां भी दो पॉइंट है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, तो 1922 में हुई। और किसने की, ये प्रश्न पूछा गया है, तो आर डी बनर्जी के द्वारा की गई थी। 6 नंबर है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। बिल्कुल, मोहनजोदड़ो की बात यहाँ पे की गई है। तो ध्यान रखिएगा यह जो है मोहनजोदड़ो, अगर बात करेंगे कहाँ पे किसके नदी किनारे, तो सिंधु यानी कि इंडस रिवर के किनारे ये बसा हुआ था। 7 नंबर है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल कालीबंगन वर्तमान भारत के किस राज्य में है। कालीबंगन या कालीबंगा भी कहा जाता है। तो ये वर्तमान में अगर हम बात करते हैं, तो वर्तमान में यह जो है राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 नंबर है कि मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहां भी अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भीमबेटका कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में। और किसके लिए प्रसिद्ध है, ये हमारा प्रश्न पूछा गया है। तो प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए क्या है, तो ये प्रसिद्ध है, फेमस है। 9 नंबर है कि भारत के पूरा पाषाणकालीन स्थलों में किस पक्षी के अंडे के छिलके पाए गए हैं। तो इसमें अगर बात करेंगे तो पक्षी जो है शुतुरमुर्ग है, ऑस्ट्रिच है, जिसके अंडे के छिलके जो है पाए गए हैं पूरा पाषाणकालीन स्थलों में। 10 नंबर कहता है कि असम में स्थित दार्जिलिंग हेडिंग किस पत्थर के अवशेष प्राप्त हुए थे। जो दार्जिलिंग हेडिंग है, यहाँ से किस पत्थर के अवशेष जो है प्राप्त हुए थे, जो कि असम में स्थित है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा जेडाइट नाम का जो पत्थर है, उसके अवशेष प्राप्त हुए थे। 11 की बात करेंगे तो हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए मुख्य रूप से किस धातु का उपयोग किया जा रहा था। तो हड़प्पा वासी ध्यान रखिएगा मुख्य रूप से जो है कापर यानी कि तांबा का जो है प्रयोग कर रहे थे हथियार और औजार जो है बनाने में। तो बिल्कुल जितने प्रश्न कराए जा रहे हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, इंफॉर्मेटिव लग रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ में वीडियो को जो है दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहें। और नए हैं तो बिल्कुल चेक कर लें कि आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं। बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। फ्री में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि सभी प्रकार के एग्जाम की तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। साथ ही बता दें आपको कि थोड़ा सा जो है इसमें थोड़ा सा बिजी जो है हम चल रहे हैं, क्योंकि घर पे कुछ फंक्शन, इसलिए वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रही है। लेकिन 25 जो है फरवरी से बात करेंगे तो बिल्कुल रेगुलर जो है यहाँ पे वीडियो जो है आने वाली है। और इसमें हम बात करेंगे यूपीएसआई की। तो यूपीएसआई के जो है प्रैक्टिस सेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल के भी प्रैक्टिस सेट जो है रेगुलर बेसिस पे क्या स्टार्ट होने वाले हैं। तो बिल्कुल आप सभी क्या है वीडियो से जुड़े रहेंगे, चैनल से जुड़े रहेंगे। आगे बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता के लोग वर्तमान में किस स्थान से सोना लाते थे।
तो अगर हड़प्पा सभ्यता के लोगों की हम बात करें तो वर्तमान में जो है ये सोना लाने का जो है काम किया करते थे कर्नाटक से, कर्नाटक के जो है स्वर्णगिरी से। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 कहता है कि मेहरगढ़ पुरा स्थल में किस प्रकार के घरों के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पे जो घर बने हुए थे यह जो है वर्गाकार या तो आयताकार हुआ करते थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके अलावा सड़क अगर आपसे पूछे तो सड़क ध्यान रखिएगा समकोण हुआ करते थे, बिल्कुल 90 डिग्री पे क्या है यहाँ पे सड़क जो है एक दूसरे को काटते थे। तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखें। 14 नंबर है कि मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध स्नानागार किस आकार का था। तो मोहनजोदड़ो का जो प्रसिद्ध स्नानागार था इसकी अगर हम बात करेंगे, बात पूछा गया है आकार की, तो ये आयताकार था, रेक्टेंगुलर था। ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 नंबर है कि भारत नाम का सबसे पहला उल्लेख किस वेद में मिल जाता है। स्टूडेंट यहां से हमारे जो प्रश्न हैं वैदिक काल और धर्म से जो है क्वेश्चन बनने वाले हैं। 15 से वैदिक काल और धर्म से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भारत जो नाम है सबसे पहले इसका उल्लेख कहां पे है तो ये पूछा गया है। तो ऋग्वेद में सबसे पहला इसका उल्लेख मिल जाता है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं। तो ऋग्वेद में बिल्कुल ध्यान होना चाहिए कि 10 मंडल और 1028 जो है सूक्त हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है। तो गायत्री अगर हम मंत्र की बात करेंगे तो यह जो है ऋग्वेद के तृतीय यानी कि तीसरे जो है मंडल से लिया गया है। 18 नंबर है कि आर्य ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी। तो आर्य ग्रंथों की मुख्य भाषा जो है संस्कृत थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। 19 नंबर कहता है कि ऋग्वेद में उषा को किसकी देवी के रूप में पूजा जाता था। तो अगर हम उषा की बात करेंगे तो इन्हें जो है भोर या सुबह की देवी के रूप में जो है इनकी पूजा हो रही थी। तो ऋग्वेद में ध्यान रखिएगा। 20 की बात करेंगे तो ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र का संवाद किन दो नदियों के साथ वर्णित है। तो ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र के अगर हम संवाद की बात करेंगे तो दो नदी जो है जिसमें व्यास और सतलुज शामिल हैं जिनके साथ जो है संवाद का वर्णन मिलता है कहां पे तो ऋग्वेद में मिलता है। 21 नंबर है कि पुरुष सूक्त के अनुसार यह मुख्य रूप से किस भगवान को समर्पित है। पुरुष सूक्त के अनुसार यह मुख्य रूप से किस भगवान को समर्पित है। तो यह जो है समर्पित है विष्णु को। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि पड़कल में जैन मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था। पड़कल की बात की जा रही है तो यहाँ पे जो है मंदिरों की बात करेंगे तो राष्ट्रकूट जो राजवंश था इनके द्वारा इसका निर्माण किया गया जैन मंदिरों का। 23 है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे जिनका जन्म स्थान अयोध्या माना जाता है। तो यहाँ भी दो चीजें तैयार हो रही हैं कि जैन धर्म के अगर प्रथम तीर्थकर की हम बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको नाम याद होगा और साथ में यहाँ पे ऑप्शन की हम बात कर लेते हैं राइट आंसर की। तो ऋषभ देव, बिल्कुल। तो यहाँ पे सी हो जाएगा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, ऋषभ देव, और जिनका जन्म स्थान अयोध्या है। तो ये भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए। अगर पूछा जाए ऋषभ देव का जन्म स्थान कहाँ पे है तो बिल्कुल अयोध्या आपको ध्यान रखना है। 24 है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ भी दो चीजें तैयार हो रही हैं क्योंकि यहाँ पे हमसे पूछा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। तो अगर आपसे प्रश्न सिर्फ इतना करे कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन हैं तो बिल्कुल महावीर स्वामी आपके प्रश्न में ही दिया हुआ है। हमसे जन्म स्थान जो है पूछा गया था तो जन्म स्थान की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल कुंडल ग्राम जो कि वैशाली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। 25 है कि भाबरू बैराट शिलालेख है जिसमें अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने का वर्णन है कहाँ पे स्थित है। तो यह स्तंभ बिल्कुल ध्यान रखें आप, तो ये स्तंभ जो है मिल जाता है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर 25 नंबर जो प्रश्न है यहां से अगर हम बात करें तो मौर्य साम्राज्य और उत्तर मौर्य काल से जुड़े हुए प्रश्न यहां से हम देखेंगे और 15 से 24 तक जो है धर्म से और वैदिक काल से हमने प्रश्न देखा है। तो प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न जो है लिए गए हैं, कोई भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है। बिल्कुल सभी प्रकार के प्रश्न जो कि एग्जाम में बार बार बनते हैं उन सबको कवर किया जाएगा। इसलिए जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए चैनल सभी प्रकार के एग्जाम की तैयारी के लिए। आगे हम बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि अशोक ने किसके प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो अशोक जो है प्रभाव में किसके आया था तो आया था उपगुप्त के प्रभाव में और इन्हीं के प्रभाव में आकर उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था।
27 है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो थर्ड जो है अगर हम बात करें बुद्धिस्ट जो है काउंसिल की, तो इसका जो आयोजन किया गया था, ध्यान रखिएगा, ये किया गया था पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 है कि सीरिया के राजा एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में किस राजदूत को भेजा था। तो उस राजदूत का नाम यहाँ पे पूछा गया है, तो उसका नाम है डाइमेकस। ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था और जो कि सीरिया के राजा एंटियोकस के द्वारा भेजा गया था। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिए आप। प्रश्न हमसे कहा जा रहा है कि बिहार के गया जिले में स्थित प्रसिद्ध बारबर की गुफाएं किस शासक से संबंधित है। बारबर की गुफाएं की बात यहाँ पे की गई है, जो कि बिहार के गया जिले में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, यह जो है जुड़ा हुआ है अशोक से। अशोक जुड़ा हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 नंबर है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के किस अंतिम नंद शासक को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है धनानंद को हराने का काम किया और हराने के बाद जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। 31 नंबर है कि मौर्य साम्राज्य का वह कौन सा स्रोत है जो सिंहली यानी कि श्रीलंकाई वृत्तांत है। तो स्रोत की बात करेंगे तो स्रोत हो जाएगा महावंश, जो कि एक किताब है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंहली वृत्तांत महावंश किस भाषा में लिखा गया है। अगर आपसे भाषा पूछे तो पाली भाषा, ध्यान रखना है कि पाली भाषा में लिखा गया है। 33 है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म को अपनाया। तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात अगर हम करेंगे तो अंतिम समय में इसने जो है जैन धर्म को अपनाया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। 34 है कि मौर्य प्रशासन में समहर्ता नामक अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था। तो इसका जो मुख्य कार्य हुआ करता था कर का निर्धारण करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो अशोक ने जो है अगर बात करें तो लगभग जो है अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद जो है कलिंग पर विजय इसने क्या किया, प्राप्त किया अशोक ने। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 36 है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ स्थित अशोक स्तंभ पर आधारित है। राष्ट्रीय जो है नेशनल जो है इम्ब्लेम की बात यहाँ पे की जा रही, राष्ट्रीय प्रतीक की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यह जो है लिया गया है जो कि सारनाथ में स्थित एक स्तंभ है, तो वहां से जो है ये लिया गया जो कि अशोक स्तंभ है। 37 कहता है कि कौटिल्य के सप्तांग राज्य सिद्धांत में दंड का क्या अर्थ बताया गया है। तो अगर आपसे सप्तांग राज्य सिद्धांत की पूछे कि किसने दिया था, तो कौटिल्य ने दिया था या विष्णुगुप्त ने दिया था। इसके अलावा यहाँ पे हमसे प्रश्न किया कि दंड का अर्थ क्या है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे इसके अनुसार दंड का जो अर्थ होता है सेना अथवा बल होता है, बी ऑप्शन। 38 है कि कौटिल्य ने स्वामी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। तो अगर हम कौटिल्य की बात करेंगे तो स्वामी का मतलब इसने बताया है राजा से। ऑप्शन बी। 39 है कि कुषाण राजवंश की उत्पत्ति चीन की किस जनजाति से हुई थी। कुषाण राजवंश की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसकी उत्पत्ति जो है मानी जाती है यूची जनजाति से। किससे? तो यूची जनजाति से। ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 नंबर है कि सातवाहन वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बिल्कुल बताने का प्रयास करिएगा, सातवाहन वंश की स्थापना जो है किसके द्वारा जो है की गई थी। तो इसकी स्थापना जो है सिमिक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। 41 है कि गुजरात की सुदर्शन झील का विवरण किस शक शासक के निगरानी गिरनार शिलालेख में मिलता है। गुजरात की जो सुदर्शन झील है इसका जो विवरण है किस शक शासक के गिरनार शिलालेख में मिलता है। तो उस शासक का नाम जो है बिल्कुल रुद्रदामन प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अब यहां से अगर हम प्रश्न की बात करेंगे तो मध्यकालीन और अन्य ऐतिहासिक स्थल से जुड़े प्रश्न हम देखने वाले हैं। तो 42 कहता है कि मुडेरा गुजरात जो कि है कि प्रसिद्ध जो है सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया। गुजरात में स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर के निर्माण की बात यहाँ पे की गई है, तो इसका निर्माण जो है भीमदेव प्रथम जो कि चालुक्य वंश से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा, इसने करवाया था। 43 नंबर प्रश्न है कि बांग्लादेश में स्थित ढाकेश्वरी मंदिर का निर्माण किस राजवंश के समय हुआ था।
ढाकेश्वरी मंदिर के निर्माण की बात की जा रही है, जो कि बांग्लादेश में है। तो इसका निर्माण जो है किया गया था सेन वंश या बल्लार सेन के जो है समय ये किया गया था। 44 नंबर है कि बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई। अगर आपसे नालंदा विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा बिहार में है, तथा इसकी स्थापना किसने की अगर ये पूछा जाए तो कुमार गुप्त द्वारा इसकी स्थापना की जाती। अगला प्रश्न है कि किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय में काफी समय तक रहकर शिक्षा ग्रहण की थी। तो उस जो है चीनी यात्री का नाम की अगर हम बात करते हैं तो उसका नाम था हेन सॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 46 नंबर है कि 1193 ईस्वी के आसपास नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाकर नष्ट कर दिया था। तो कब किया था, तो 1193 ईस्वी के आसपास, तथा किसने किया था ये प्रश्न पूछा गया है। तो बख्तियार खिलजी द्वारा जो है इसका क्या है तो नाश किया गया, जलाकर राख कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि बंगाल में इलियास शाह वंश की नींव किसने रखी थी। बंगाल की बात यहाँ पे की गई है, तो इसकी नींव रखा गया था शमसुद्दीन इलियास शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, जिसने क्या किया तो इलियास शाह वंश की स्थापना की। 48 नंबर है कि कर्नाटक के प्रसिद्ध मैसूर पैलेस यानी कि अंबा विलास के मुख्य वास्तुकार कौन थे। तो इसके मुख्य वास्तुकार की हम बात करेंगे तो हेनरी इरविन जो है इसके मुख्य वास्तुकार थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। 49 नंबर है कि मैसूर पैलेस में मुख्य रूप से किस राजवंश का निवास रहा। तो मैसूर पैलेस की अगर बात करेंगे तो इसमें जो है मुख्य रूप से जो है वाडियार वंश के लोगों ने क्या किया तो निवास किया। बी ऑप्शन। 50 नंबर है कि द्रविडियन मंदिर वास्तुकला में विमान आमतौर पर आकार आकार का होता है। तो विमान की बात यहाँ पे की गई है, तो यह अगर आकार हमसे बात करेंगे तो इसका आकार जो है पिरामुंडुमा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल पिरामिडिकल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ध्यान रखना है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि आपकी जो है अगर बात करें प्रश्नों में एमसीक्यू में बी ऑप्शन ज्यादातर देखने को मिलता है। इसका रीजन बताते हैं आपको स्टूडेंट कि हम जो है एआई से क्या करते हैं तो प्रश्न तैयार करवाते हैं, जिसमें हम एआई को जो है तो वन लाइनर क्वेश्चन जो है देते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पेपर के लिए। तो उनको हम देते हैं एआई को, और फिर एआई से बोलते हैं कि हमको क्या करे तो एमसीक्यू जो है बनाकर क्या करे क्वेश्चन दे। तो वो हमें एमसीक्यू प्रश्न जो है तैयार करके क्या करके बनाकर देती है, जिसमें ऑप्शन वगैरह क्या है जो 3 ऑप्शन होते हैं वही अपने मन से क्या है जो इसकी इच्छा होती है वो क्या करती है डाल देती है। ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन हमें बी ज्यादा वही क्या करती है देती है। इसलिए क्या है तो यहाँ पे हमें बी ऑप्शन ज्यादा देखने को मिल जाता है इसमें। उम्मीद करेंगे आप समझ गए होंगे। आप चाहे तो खुद भी ट्राई कर सकते हैं, तो आपको बी ऑप्शन ज्यादातर देखने को मिलेगा जब आप एआई से चीजें बनवाएंगे तो। चलिए 51 की बात करेंगे तो प्रसिद्ध जो है गोलकुंडा किला जो कि हैदराबाद में है का मुख्य निर्माण मुख्य रूप से जो है किस वंश के काल में हुआ। तो अगर प्रसिद्ध गोलकुंडे किले की बात करेंगे तो हैदराबाद आपको ध्यान होना चाहिए, तथा इसका निर्माण जो है किस काल में हुआ था, किस वंश के काल में हुआ था यह पूछा गया है। तो कुतुब शाही वंश के काल में इसका निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है कि प्राचीन जो है नीम राना बावड़ी राजस्थान के किस जिले में है। तो राजस्थान में तो है ये, लेकिन किस जिले में है यह जो है पूछा गया है। तो यह जो है अलवर जिले में स्थित है। बी ऑप्शन हो जाएगा। 53 कहता है कि पाल वंश के किस शासक ने उत्तर पथ स्वामी की उपाधि धारण की। पाल वंश के किस शासक ने उत्तर पथ स्वामी की उपाधि जो है धारण की थी। तो ये अपनाया था जो है धर्मपाल ने। ऑप्शन बी हो जाएगा। 54 कहता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो इसकी स्थापना जो है धर्मपाल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। 55 नंबर है कि वर्ष 1761 में मैसूर का शासक कौन बना। मैसूर के जो है शासक की बात यहाँ पे की गई है, जिसने जो है 1761 में जो है शासन संभाला था। तो उसका नाम था हैदर अली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करके फ्री में टेलीग्राम को ज्वाइन करके बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करेंगे तो प्रसिद्ध पुस्तक मान कौतूहल का संकलन किसके द्वारा किया गया था। मान कौतूहल की बात यहाँ पे की गई है, तो इसका संकलन जो है राजा मान सिंह तोमर के द्वारा किया गया था,
जो कि ग्वालियर में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया? तो इनके द्वारा जो है शासन किया गया कश्मीर पर। 58 है कि फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में चंदन नगर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो चंदन नगर की स्थापना की बात करेंगे तो 1673 में जो है की गई थी, जो कि फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में था। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है किस उपन्यास से लिया गया है? वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है, यह जो है पूछा जा रहा है। तो आनंद मठ से ये लिया गया है, ऑप्शन ए। 60 नंबर है कि चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार कौन थे? तो अगर चंडीगढ़ शहर की बात करेंगे, इसके वास्तुकार जो है ली कर्बूजियर हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये थे हमारे 60 जो है प्रश्न। आप इन 60 में से कितने प्रश्न सही किए हैं बिल्कुल कमेंट करें। साथ में वीडियो कैसे लगी वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं वीडियो कैसे लगी, कोई सजेशन वो भी बता दे सकते हैं। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, विशेष तौर पे सभी से निवेदन रहेगी, इतने लोग वीडियो को देख रहे हैं कि कम से कम एक जो है वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। और नए तो बिल्कुल जरूर याद से जो है चेक कर लें कि आप सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं किए हैं। बिल्कुल नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो साथ में बेल आइकन को भी क्या है ऑल पर सेट कर देंगे, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।